2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भरी संसद में कांग्रेस के द्वारा चलाए गए जिस मनरेगा योजना का मजाक बनाया था, आज उसी योजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भरी संसद में कहा था कि हम मनरेगा योजना को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मनरेगा योजना कांग्रेस के पिछले 60 सालों की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। इसको हम यूं ही गाजे बाजे के साथ जारी रखेंगे। लेकिन इस संकट के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी आर्थिक पैकेज में से 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा योजना के लिए भी जारी किया गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जी। उनसे हम उस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप भी वो क्लिप देखिए जिसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भरी संसद में मनरेगा के बारे में कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। जी मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर। सर तो देखिए, आपसे पहला सवाल होगा आपसे कि बातें तो बहुत सारी, जिस तरीके से ये संकट के दौर में मजदूरों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा भी अत्याचार किया जा रहा है और वापस प्रशासन के द्वारा भी जिस तरीके से खाने पीने के उन्हें सामान नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि जिस योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजाक बनाया था, आज उसी योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी बड़ी रकम जारी कर दिया है। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में इसी मनरेगा योजना का जो है काफी मजाक उड़ाए थे। भरी संसद में उन्होंने कहा था जो मनरेगा योजना का विफलता जीता जागता प्रमाण है, और उन्होंने कहा था जो आजादी के 60 साल बाद लोगों को गड्ढे खोदने के लिए उन्होंने लगा रखा है। आज मैं उनको बताना चाहता हूं, जो इतने सालों के बाद, उस टाइम तो आपने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन आज मजदूर के लिए कोई और रास्ता आपको नहीं मिला। आज आप भी उसी मनरेगा योजना के ऊपर चल रहे हो जो कांग्रेस का बनाया हुआ है। उसी रास्ते पे जाना पड़ रहा है जहां कांग्रेस ने गड्ढा खोदने के मजाक बनाया था आपने जिसको। जी, आज आप भी उसी रास्ते पे जा रहे हो। और मैं आपको बताऊं, उस मनरेगा योजना में उस मजदूर को आप 202 रुपए देते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप 202 रुपए आप उसको दे रहे हो, 2 टाइम का अगर सही तरीके से अगर वो खाना खाए या वो घर का खर्चा चलाए, 202 रुपए में क्या होता है? कम से कम मिनिमम उसका 500 रुपए कम से कम होना चाहिए मजदूरी। लेकिन आज भी आप देखो मजदूरों के साथ छल कपट किया जा रहा है। आज भी उनको जो है कई जगह आप देखते होंगे उनके नाम से, उनके खाते से भी पैसे निकाल लेते हैं मनरेगा योजना का। लेकिन सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरी बैठी है। सरकार को आगे कुछ नजर नहीं आता। अब मैं आपको बताऊं, अभी आप लॉकडाउन के अंदर, इस कोरोना बीमारी के अंदर, अगर सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी हुआ है इस देश के अंदर तो वो मजदूर भाई दुखी हुआ है, क्योंकि सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आप देखो, हर स्टेट के अंदर मजदूर फंसा हुआ था, सरकार ने उसके ऊपर ना ध्यान दिया। उन बेचारों ने क्या किया, आखिर में पैदल चलने पे मजबूर हुआ और पैदल चलकर कई बेचारे तो अपने जान गंवा दिए और कईयों को रास्ता नहीं मिला। कई जगह तो पुलिस भी उनके साथ काफी मार पिटाई किया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, लॉकडाउन आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉकडाउन से पहले आपको ये सारा व्यवस्था रखना चाहिए था, जो मजदूर को उसके घर तक कैसे पहुंचाया जाए। अगर कोरोना टेस्ट करना है मजदूर का तो उसका फ्री टेस्ट होना चाहिए। उसका सबसे पहले जो है उसी टाइम उस मजदूर को कोरोना टेस्ट करके ट्रेन बुक करके उसको घर तक का बिल्कुल ही रास्ता दिखाना चाहिए था, ताकि सही सलामत वो अपने घर अपने बच्चों के पास पहुंच पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं मोदी जी से ये भी कहना चाहता हूं, जो आपने कहा जो मजदूरों के लिए हम कर रहे हैं,
लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है। आज इस देश का जो है किसान और मजदूर रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी जिस मकान में आप रहते हो या बड़े से बड़े कोई अगर बिल्डिंग या बड़े से बड़े कोई मकान बना हुआ है या हमारे राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है, तो ये राष्ट्रपति भवन स्वयं किसी मंत्री ने या किसी विधायक ने या किसी बड़े पैसे वालों ने नहीं बनाया, वो मजदूर ने अपने पसीनों से बनाया है। और उस मजदूर का हक है इस देश के अंदर सारा सुविधा लेने की, लेकिन वो सुविधा उस मजदूर तक नहीं पहुंच पाता है। कई तो बीचों में ये जो है नेता लोग यही खा जाता है, अब मजदूर बेचारा मरने पे मजबूर हो जाता है। कई आप देखते होंगे आत्महत्या तक कर लिया है, लेकिन सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल रहा। कोरोना की आड़ में जिस तरह से मजदूरों पर अत्याचार किया जा रहा है, आप देखे होंगे कि पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज जगह-जगह किया जा रहा है। अगर प्रशासन के द्वारा, अगर सरकार के द्वारा कहीं उनको वापस घर जाने के बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है, तो अगर वो पैदल नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? वो पैदल जा रहे हैं तब भी उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले रेल मंत्री जी ने कल ही एक स्टेटमेंट दिया है, जो जिस जिला से भी कुछ लोग जाने वाला है मैं उनके लिए उस जिला ट्रेन भेजूंगा। लेकिन मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा, रेल मंत्री जी, भाषण देने से काम नहीं चलता है। मजदूर मैं आपको हर जिला के अंदर दिखा दूं जो बेचारे भूखे प्यासे मरने पे मजबूर है, लेकिन इसके लिए कोई साधन नहीं है। मैं रहता हूं दिल्ली जैसे शहर के अंदर, वही पुरानी दिल्ली में, यहाँ भी मैं आपको ऐसे हजारों मजदूर दिखा दूंगा जो घर जाने के लिए बिल्कुल तड़प रहा है, उसके पास खाने के लिए राशन तक नहीं है, लेकिन ऊपर से कोई मदद नहीं मिल रहा। ये जितने भी चाहे रेल मंत्री हो या हमारे कोई नेता हो, ये भाषण तो देते हैं लेकिन उस भाषण को अमल नहीं करते बिल्कुल ही। लेकिन सर, जिस तरीके से ये कोरोना की आड़ में मजदूरों को कई जगह देखे होंगे एक्सीडेंट हो रहा है, वो ट्रकों के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि नहीं, कोई मजदूर सड़क पर नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान भी लेती है, तो आपको क्या कहना है इस पर? सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से जो बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, क्या कहना है इस पर आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट अगर आज भी आप देखते हो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चाहे बड़े से बड़े वो जज क्यों ना हो, कोरोना से वो अपने आप के बचाव इतना कर रहे हैं जो बिल्कुल कोर्ट में ऑनलाइन कर दिया उन्होंने। कोरोना से हमें बचना है, सारी चीजें ऑनलाइन कर दिया। अगर वो रास्ता पे उतर के देखे मजदूरों के साथ कैसे अत्याचार हो रहा है, कैसे मजदूर बिल्कुल भूखा है, मजदूर के साथ कोई नहीं दे रहा है। अगर एक आम नागरिक होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं, जो मैं खुद देखा हूं, बेचारे मजदूर कई पुरानी दिल्ली होकर आजाद मार्केट होकर जा रहा था, जगह जगह उसको पुलिस रोक रही है और उसके ऊपर लाठी भी चार्ज कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जो मजदूर है उन्होंने ऐसा कोई क्राइम तो किया नहीं है। ठीक है, वो अपना घर द्वार छोड़कर काम करने आया है बेचारा, उसको काम करने का सुविधा भी आप नहीं देते, उसका रहने का या खान पान का उसको पूरा सुविधा भी देना चाहिए। लेकिन कई मजदूर बेचारे ऐसे हैं, कई तो हमारे पास भी आए हैं, मैं आपको बताऊं, हमारे पुरानी दिल्ली, जो हमारे पास ना तो रहने के लिए है ना खाने के लिए है। हमारा संस्था है अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा, हमारे संस्था ने कम से कम 15 दिन रेगुलर भंडारा किया, उसके बाद भी आगे भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने सरकार का कोई ऐसा पैकेज नहीं देखा जो मजदूरों तक पहुंच रहा हो। कहीं पहुंच रहा है तो कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। अब काफी परेशान है मजदूर, अपने घर तक नहीं जा पा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूंगा, अगर आपको देखना है तो रास्ते में कभी उतर के देखो, आज भी कितने मजदूर बेचारा इधर उधर भटक रहे हैं। और सबसे बड़ा क्राइम तो मजदूर के साथ क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। कई फर्जी बस खड़े हो रहे, वो कहते हैं मजदूर को मैं आपको गांव तक छोड़ के आऊंगा, जहां पे 500 रुपए लगता है वहां पे 5000 रुपए उससे लिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली से बाहर किसी यूपी के क्षेत्र में किसी जंगल में जाके उसे छोड़ दिया जाता है। वो मजदूर बेचारा वहीं भटकता रहता है, लेकिन सरकार को बिल्कुल ही इन चीजों पे ध्यान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देश में संकट चल रहा है, कोरोना का संकट भी है, आर्थिक संकट भी आ गया है, लेकिन अभी कल जो बीजेपी सरकार है वो सत्ता के 6 साल पूरे होने पर जश्न मनाई है। उसने उनका टैग था कि 6 साल बेमिसाल। तो क्या आपको लगता है कि पिछले 6 साल बेमिसाल रहे जिस तरीके से वो जश्न मना रहे हैं? देखिए जी, पिछले 6 सालों में उन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं जनता भी जानती है। हवाई में भाषण तो इन्होंने बहुत दिया है, लेकिन अगर उस भाषण के ऊपर काम हो जाए
तो आज हमारे को इतना मजबूर होना नहीं पड़ता, ना लेबर बेचारे को भटकना पड़ता इधर-उधर। क्योंकि आपको मैं बता दूं छोटी सी बात, जिस टाइम में मोदी जी आए थे, शुरू-शुरू में उन्होंने एक ही बात कहा था, भारत को मैं नंबर 1 बनाऊँगा। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, भारत को तो छोड़ो, पहले आप अपने स्टेट पे तो ध्यान दो। जो स्टेट है हमारे, अपने मुख्यमंत्री जितने भी है आपका पूरे भारत के अंदर, उनको आप समझाओ, उनको कुछ सिखाओ, गुण दो। अगर हमारे स्टेट मजबूत होगा तो हमारा भारत अपने आप मजबूत होगा। आज मैं देखता हूँ, जो कुछ दिन पहले सूरत के अंदर मजदूर को बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, क्योंकि सरकार बार-बार कह रही थी मजदूर के लिए हम ट्रेन लगाए हैं, लेकिन वो मजदूर बेचारे ट्रेन में बैठने के लिए आया तो उसके ऊपर लाठी चार्ज हुआ। बहुत ही ज्यादा बड़ा दुख हुआ ऐसे चीजें देखकर। जो सरकार एक तरफ तो लाठी चार्ज कर रही है और दूसरी तरफ वो अपना सफाई पेश करती है, जो हम मजदूरों के लिए ट्रेन भेजे हैं उनको सही सलामत उनके घर तक छोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसे हवा-हवाई से काम नहीं चलता। मैं आपको बता दूं, रेलवे जैसे को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, जबकि भाषण में कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो हम स्वदेशी यूज करेंगे। लेकिन स्वदेशी को तो छोड़ो, आप तो विदेशों का हाथ में सब कुछ दे रहे हो। आखिर में कैसे स्वदेशी बन पाएगा? कैसे मेक इन इंडिया बनाओगे आप? क्योंकि आप खड़े नहीं उतर रहे हो, भाषण तो दे देते हो, लेकिन उस भाषण पे अगर आप खड़े उतरो तो हमारे देश के अंदर ऐसे दिक्कत नहीं आ सकती। मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इतना बड़े स्तर पे पैकेज की घोषणा करी है, तो क्या उससे कुछ मजदूरों को फायदा होगा या बड़े-बड़े उद्योगपतियों को उससे ज्यादा फायदा होने वाला है? देखिए, जितने ये जो पैकेज अभी 20 लाख करोड़ का इन्होंने हाँ, घोषणा किया है, हाँ, उस 20 लाख करोड़ का घोषणा तो इन्होंने कर दिया, लेकिन वो जमीनी स्तर पे नहीं आ सकता। ना तो उसके अंदर मजदूर का भला हो सकता है, ना किसान का भला हो सकता है। अगर भला होगा तो उद्योगपति का होगा, अडानी जैसा का होगा, रिलायंस जैसे का होगा, इन जैसों का भला होगा। लेकिन छोटे-मोटे जो बेचारे हमारे किसान भाई, मजदूर भाई है, उनका भला नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पहले भी पता होगा, अभी देखो कुछ साल पहले एयर इंडिया अडानी के हाथ बेच दिया इन्होंने। हुँ, अभी बड़े-बड़े जितने भी कोई डीलिंग होता है, अडानी ग्रुप के साथ हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अनाज जैसे आइटम और बड़ी आइटम को तो छोड़ो, अनाज जैसे आइटम जो हमारे इंपोर्ट होता है अदर देश से, जैसे कि कनाडा से, इथियोपिया से, ब्राजील से, अनाज जैसे इंपोर्ट अभी जो है मटर पे बैन लगा दिया था, लेकिन इन्होंने अडानी ग्रुप को सौंप दिया मटर इंपोर्ट करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या हमारे देश के अंदर और कोई छोटा व्यापारी इतना है, उनको आप बढ़ावा नहीं देना चाहते हो? जो उद्योगपति है, आप उसी को और उद्योगपति बड़े-बड़े बनाना चाहते हो? जो नीचे तबके का है, क्या आप उसको उठाना नहीं चाहते हो? ऐसे देश नहीं चल सकता। एक उद्योगपति से देश नहीं चलेगा, लाखों उद्योगपति बनाना पड़ेगा आपको, और एक उद्योगपति के साथ न देकर लाखों उद्योगपति का आप साथ दो, ताकि हमारा देश बिल्कुल मजबूत हो। और आप कहते हो हमारा देश जो है बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, अर्थव्यवस्था खराब है। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश आज भी जो है ना, अगर चाहो तो कई साल हमारे सरकार खिला सकती है, आप खिला सकते हो, लेकिन आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। सांसदों का पेंशन बिल्कुल खत्म करके आप अर्थव्यवस्था पे लगा दो, विधायक का पेंशन खत्म करके आप अर्थव्यवस्था पे लगा दो। हमारे देश के अंदर इतने बड़े-बड़े मंदिर है, जिसके अंदर खजाना भरे पड़े हैं, कोई गिनती नहीं है कितने पैसे हैं। उन पैसे को आप टेकअप करके अपने अंदर लो, ताकि जनता का, किसान का और मजदूरों का भला हो सके, अर्थव्यवस्था हमारा मजबूत होगा। जब आपके पास इतनी मोटी रकम है अपने देश के अंदर, उसको जब तक आप आगे लाओगे नहीं, उजागर नहीं करोगे, जब तक हमारा अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगा? चलिए सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।